हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं जी जान से अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। अच्छी बात है। और जो नहीं कर रहा है प्लीज़ जाग जाओ, अब टाइम नहीं है, अब तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत है। मैंने आपसे वादा किया था मैं आपके साथ एंड तक बनी रहूँगी, आपको एम्स के लिए तैयार करूँगी। तो मैं लेके आ गई हूँ मिशन नीट। मिशन नीट में हमारा एक ही मोटिव है, मेहनत है तो एम्स है। मेहनत करेंगे, एम्स लेंगे। जो जो बच्चा मेहनत करके एम्स लेने आया है यहाँ पर कमेंट्स में प्लीज़ लिख देना, मेहनत है तो एम्स है। हम अपना मिशन नीट शुरू कर रहे हैं। पहला चैप्टर हम सेल से शुरू करेंगे। आपको शेड्यूल दे दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। हम सेल से शुरू कर रहे हैं। सेल बहुत ही इजी चैप्टर है, मतलब इसमें कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। ऐसा नहीं कि आपको कहीं से कुछ सोचना है, कहीं से कुछ सोचना है। इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बट हम पढ़ेंगे वो जो हमारे नीट के लिए हेल्पफुल होगा। आप आज एक चैप्टर से नहीं भी तो 3 क्वेश्चन सीख के जाएंगे। हम 3 क्वेश्चन को मास्टर करेंगे। इन दी एंड मैं आपको वो क्वेश्चंस बताऊंगी। पूरा जो आज का लेक्चर है खत्म होने के बाद हम 3 क्वेश्चंस ऐसे करेंगे जो कि आपके नीट में आ सकते हैं और आप उसके लिए रेडी रहेंगे। आपका टाइम बहुत प्रीशियस है, ज़्यादा टाइम डिले ना करते हुए हम अपने चैप्टर्स पे चलते हैं। हम चैप्टर कैसे करने वाले हैं थोड़ा वो देख लेते हैं। पहला दिन है, थोड़ा स्लो चलते हैं, आपको भी थोड़ा मुझे जानने में दिक्कत ना हो, मुझे भी आपको जानने में दिक्कत ना हो। अभी जो मेरा खुद का एक आइडिया है कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, उसे समझते नहीं हैं। आपको नहीं पता है कि एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, आप उसको सिर्फ पढ़ रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। एनसीईआरटी बायो के लिए बाइबल है, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ। वो कैसे पढ़नी है, मैं जो ये सीरीज़ लाई हूँ मैं एनसीईआरटी से ही आपको पढ़ाने वाली हूँ। एनसीईआरटी की एक एक पैराग्राफ, एक एक लाइन आप एनसीईआरटी के पढ़ लेते हैं, समझते नहीं हैं। जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी से ही है। आप उसे पढ़ क्यों नहीं पाते हैं, आप उसे समझ क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि आपने सिर्फ रीड करा होता है एनसीईआरटी और आप सोचते हैं आपको आ गई। आपको एक एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, ऐसा पता होना चाहिए कि आपको उस लाइन का क्वेश्चन फॉर्म होता हुआ समझ आए। ऐसे ही हम आज एनसीईआरटी से शुरू कर रहे हैं। एक एक पैराग्राफ में जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी मैं आपको साइड में लिखवा दूंगी। आप साइड में अपनी एनसीईआरटी लेके बैठेंगे। अभी के अभी आप एक पेन लीजिए, एनसीईआरटी लीजिए और कुछ नहीं। एनसीईआरटी में आपको पता है ये साइड में स्पेस होती है। ये सारी स्पेस किस लिए है? ये सारी स्पेस आप लोगों के लिए, आपकी कन्वीनियंट के लिए, आपको कन्वीनियंट फील कराने के लिए कि आपको इधर उधर भागना ना पड़े। यहीं पे आप जितना है एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा नोट कर दो। ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं होता है, उतना होता है इसमें आ जाएगा। ज़्यादा देर नहीं करेंगे, अपना चैप्टर शुरू करते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ, इसके बाद आप मेरे साथ चैप्टर कर रहे हैं, इसके बाद आपको एनसीईआरटी के अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके सारे क्वेश्चन भी निकलेंगे, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं कवर करूँगी, जितना इंपॉर्टेंट बाहर से कुछ होगा मैं आपको बताऊँगी। आप चैप्टर करने के बाद ये नहीं सोचेंगे कि ये हो पाएगा, ये क्वेश्चन निकल पाएगा, मैं बाहर से कोई मॉड्यूल देख लूँ, कुछ देख लूँ। नहीं, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि हम टारगेट कर रहे हैं 360। जब हम 360 टारगेट कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि मैं आपका कोई भी कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ रही। भरोसा रखिए, एंड तक बने रहना। वो 3 क्वेश्चन तो आज आप करके ही जाएंगे। इसलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मेहनत करते रहिए और बने रहिए। सेल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इस पेज से पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है इस पूरी यूनिट का। इसमें बताया गया है कि सेल के क्या फंक्शन है। ये आपको पता है, आपको इसको पढ़ना नहीं है क्योंकि इसके क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ये पेज आप छोड़ दीजिए। GN रामाचंद्रन। हर चैप्टर की शुरुआत में एक साइंटिस्ट दिए हुए हैं। कुछ साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी उससे क्वेश्चन बन चुके हैं। आते हैं GN रामाचंद्रन पर। GN रामाचंद्रन एक
साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या करा है, डिस्कवरी करी है स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन? जीएन रामाचंद्रन। इन्होंने क्या डिस्कवरी करी है? इन्होंने डिस्कवरी करी है स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन की इन्होंने डिस्कवरी करी। बट आपको पता है, हम कुछ भी चीज़ करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, हम किसी से इन्फ्लुएंस होके करते हैं। ये हमारा नेचर है, ह्यूमन नेचर है। अच्छा, उसने ये किया है, मुझे भी ये करना है। ऐसा बहुत लोगों में होता है, इनमें भी था। ये इन्फ्लुएंस हुए थे। किससे इन्फ्लुएंस हुए थे? लिनेस पॉलिंग से। जब ये अपने यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे, इनकी जो नोटिस में आया लिनेस पॉलिंग का वर्क। लिनेस पॉलिंग ने किस पे वर्क किया था? अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीथ स्ट्रक्चर। आपको दोनों ही चीज यहां पे दिख जाएंगी। ये देखिए, लिनेस पॉलिंग पब्लिकेशन ऑन मॉडल्स ऑफ अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीथ स्ट्रक्चर। ये लाइन आप देख रहे हैं। लिनेस पॉलिंग की भी इसमें डिस्कवरी बता दी गई है। अब बच्चे तो नाम देखते हैं जीएन रामाचंद्रन, अल्फा हेलिक्स बीटा शीथ स्ट्रक्चर का मॉडल देखते हैं और डिस्कवरी किस पे लगाते हैं? जीएन रामाचंद्रन पर। नहीं, लिनेस पॉलिंग ने डिस्कवरी करी थी अल्फा हेलिक्स और बीटा शीथ स्ट्रक्चर की। उनसे इन्फ्लुएंस होके इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन को सॉल्व किया था। स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन के बारे में जीएन रामाचंद्रन ने पढ़ा था। दो साइंटिस्ट के नाम इधर से हो गए हमारे, दोनों आपको याद होंगे। ठीक है, चलो अच्छा, हम बायो पढ़ रहे हैं। किसने मुझे ये तो बताया नहीं कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी है, एरिस्टोटल। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, ज़्यादा टाइम इस पे नहीं लगाना है। ये दो क्वेश्चन हो गए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब आते हैं हम अपने मेन, सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल से आप क्या समझते हैं? कोशिका। कोशिका। वी ह्यूमन आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। हम जो ह्यूमंस हैं, अलग अलग सेल से बने हैं। सेल सबसे छोटी यूनिट है लाइफ की। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। हम अलग अलग सेल से बने हैं, अलग अलग सेल की मदद से हमारे ऑर्गन्स बने हैं। हम जी पा रहे हैं सेल्स की वजह से। इसीलिए सेल को क्या बोला गया है? द यूनिट ऑफ लाइफ। आपने देखा होगा, टेबल है, चेयर है, सेल्स हैं उसमें। नॉन लिविंग है। क्यों नॉन लिविंग है? लिविंग और नॉन लिविंग में ऐसा क्या है, इससे क्या डिफरेंस है जो उन्हें नॉन लिविंग और लिविंग की कैटेगरी में रखते हैं? डिफरेंस है सेल का। जिस भी चीज में सेल होगा, जिस भी चीज में सेल होगा, द थिंग इज कंसीडर्ड टू बी लिविंग। जिसमें सेल नहीं होगा वो नॉन लिविंग होगा। जैसे कि आप टेबल ले लो, चेयर ले लो, कार्डबोर्ड ले लो, बॉक्स ले लो, सब क्या है? नॉन लिविंग। क्यों? क्योंकि उसमें सेल नहीं है। हम ह्यूमंस, बैक्टीरिया, अमीबा, ये सब क्या है? लिविंग है। इसी से मुझे एक बात बताओ, वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है? वायरस जो कि अभी फैल रखा है इतना, कोविड वायरस, आपको पता है, लिविंग होगा या नॉन लिविंग? अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम लिविंग होगा, कुछ बच्चे कहेंगे नॉन लिविंग होगा। तो मैं बता देती हूँ, वायरस नॉन लिविंग है। कभी देखा वायरस टेबल पे है और टेबल पे उसने इन्फेक्शन कॉज कर दिया? नहीं। वायरस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में इनएक्टिव होता है, नॉन लिविंग होता है। बट व्हेन इट गेट अ होस्ट सेल, जब उसे एक होस्ट सेल मिलता है, जैसे हम ह्यूमंस, हमारे सेल क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। हमारे सेल में वायरस आते ही लिविंग बन जाता है। क्यों? क्योंकि हम लिविंग हैं, हमारे पास सेल है। वायरस को एक सेल मिल जाता है लिविंग होने के लिए। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के बिना लाइफ नहीं है। जिसमें सेल है उसमें लाइफ है, जिसमें सेल नहीं है उसमें लाइफ नहीं है। सेल
सेल, बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू। क्या बनता है? टिश्यू। बहुत सारे सेल मिले, टिश्यू बनाया। उससे भी बहुत सारे सेल मिले, टिश्यू मिले। उससे भी बहुत सारे सेल मिले, टिश्यू मिले। क्या बना? ऑर्गन। ऑर्गन बनते गए क्या बना? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, सारे ऑर्गन सिस्टम मिला के एक क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म। सारे ऑर्गन सिस्टम मिला के क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इस सब से हमें क्या पता चला कि सेल हमारी बेसिक यूनिट है लाइफ की। सेल के बिना टिश्यू नहीं बनेगा, सेल के बिना टिश्यू नहीं बनेगा, टिश्यू के बिना ऑर्गन नहीं बनेगा, ऑर्गन के बिना ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेगा, और ऑर्गेनिज्म तो भूल ही जाओ। सेल एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है हमारी जिंदा होने का। सेल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है एक ऑर्गेनिज्म के बनने का। तो सेल क्या हो गया? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। समझ आया? सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखते हैं सेल क्या कर रहा है। सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, बी इट एक्सक्रीशन, बी इट रेस्पिरेशन, बी इट सर्कुलेशन, सब कोई कौन कर रहा है? सेल। हम सांस ले रहे हैं, कौन सांस ले रहा है? सेल। सेल अगर मर गया तो समझ लो आप डेड। अगर हार्ट के सेल ने काम करना बंद कर दिया, ब्लड पंप नहीं होगा। दिमाग के सेल्स ने काम करना बंद कर दिया, ब्रेन डेड। आप जिंदा ही हैं, आपके फंक्शन आप नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। आप सोचते हैं हम परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं, आपके फंक्शन सेल परफॉर्म कर रहा है। सेल है तो आप जिंदा हैं, सेल नहीं है तो आप जिंदा नहीं है। सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अभी तक हमने क्या देखा? सेल स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है और फंक्शनल यूनिट है। सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के बारे में हम आज कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, अभी तक हम वही पढ़ रहे हैं जो हम 9th से पढ़ते आए हैं। हमने ये पहले भी पढ़ा है, हमें इससे आगे जानना है। सेल क्यों है, कैसा है, कब है, कहाँ है, ये सब हमें जानना है। पहला जो आप ये देखेंगे, इसमें आपने एक ही चीज देखी, इनएनिमेट। व्हाट इज इट दैट एन इनएनिमेट थिंग डज नॉट हैव विच अ लिविंग थिंग हैज। इसमें ये जो इनएनिमेट थिंग ये जो लिखा है, इनएनिमेट, ये आपने इसकी आपकी इंग्लिश टेस्ट करने के लिए लिखा है और आप घबरा जाते हैं, ये क्या नई बवाल है। इनएनिमेट का मतलब होता है नॉन लिविंग। साइड में लिख लो क्या होता है नॉन लिविंग। क्या ऐसी चीज है जो नॉन लिविंग को लिविंग से डिफरेंशिएट करती है? क्या है? अब हमें पता चल चुका है, सेल। ठीक है, हर कोई एक जैसा तो नहीं होता। भगवान ने ह्यूमंस में कितने ज्यादा डिफरेंसेस बनाए हैं। ऐसे आपस में चीजें होती हैं जिनमें डिफरेंसेस होते हैं। किसी में 1 सेल होगा, किसी में 2 सेल होगा, कोई 3 सेल का बना होगा, कोई मल्टीपल सेल का बना होगा। जो एक सिंगल सेल का बना होता है, जो एक सिंगल सेल का बना होता है उसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर। नाम से पता चल रहा है, यूनी मतलब सिंगल, सेलुलर मतलब सेल। सिंगल सेल से बना होगा यूनिसेलुलर। सिंगल सेल उसका हर एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। हर एक फंक्शन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, फूड, सब कुछ कौन कर रहा होगा? सिंगल सेल, यूनिसेलुलर। कौन कौन से एग्जाम्पल है? अमीबा, बैक्टीरिया, सब क्या होते हैं? ये यूनिसेलुलर। दूसरा आता है हमारे पास मल्टी सेलुलर। मल्टी, मैनी, सेलुलर, सेल, जो कि बहुत सारे अलग अलग सेल से मिलके बना हो। जैसे हम ह्यूमंस, प्लांट्स, हम सब क्या है? हायर एनिमल्स, क्या है हम सब? मल्टी सेलुलर है। हमारे अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग सेल परफॉर्म कर रहा है। डिवीजन ऑफ लेबर शो होती है हमें, अपना अपना काम बांट के कर रहा है।
एक सेल अगर कुछ करा तो दूसरा सेल कुछ करा होगा। किस में देखने को मिलता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये आपका पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं सेल है क्या। व्हाट इज सेल? सेल हमने देख लिया कि फंक्शनल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, बेसिक यूनिट है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से बना होता है। तो अब हम उस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, क्योंकि हम भी सेल से बने हैं। बेसिक यूनिट तो सेल ही है ना, एक सिंगल सेल से ही तो फॉर्म हुए ना। हम एक सिंगल सेल से फॉर्म हुए, हम उस सिंगल सेल का नाम क्या है जिससे हम फॉर्म हुए? वी आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। क्या है वो जिससे हम फॉर्म हुए? जाइगोट। जाइगोट। वी आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल विच इज नोन एज जाइगोट। जाइगोट मल्टीप्लाई करता है, सेल मल्टीप्लाई करते हैं और एक ह्यूमन बनता है। बट ये जाइगोट भी तो जिंदा था ना, जाइगोट भी तो एक सिंगल सेल है, काम कर रहा था ना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी और की जरूरत नहीं है, वो खुद एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि जाइगोट, जाइगोट मल्टीप्लाई करा, आगे डिवीजन ऑफ लेबर शो हुई, बट क्या जाइगोट को किसी और चीज की जरूरत थी? वो खुद एक सेल था, वो खुद जिंदा था। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। दूसरी चीज, अपने सारे फंक्शन वो खुद परफॉर्म कर रहा था। एक सिंगल सेल भी अपने सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। दो चीजें हमें देखने को पता चली, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं और अपने सारे एसेंशियल फंक्शन खुद परफॉर्म करते हैं। एनीथिंग लेस देन अ सेल, सेल से कुछ भी कम इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं करेगा। सेल से कुछ भी कम होगा, उसको किसी ना किसी चीज की जरूरत होगी अपना एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, सेल से नीचे कुछ नहीं है। ये लाइन जो आप देख रहे हैं, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। सेल से छोटा कुछ भी होगा वो इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं शो करेगा। ठीक है, सेल इज द फंक्शनल फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बता दिया है मैंने आपको। ये हो गया हमारा इसका थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब आते हैं इसकी डिस्कवरी पर। सबसे पहले हमें इसकी डिस्कवरी में क्या देखना है? डेड सेल। किसने डिस्कवर किया था? डेड सेल डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कब डिस्कवर किया था? 1665 में। 1665 ने रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी करी डेड सेल की। किस में करी? कॉक सेल में। किस में करी? कॉक सेल। कॉक क्या होता है? वैसे बेसिकली कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ वुड। वुड प्लांट का पार्ट है। मोटा तना होता है ना, जो तने को काट के कॉर्क बनता है। बट कॉर्क आपने शैंपियंस की बॉटल में देखा होगा, वाइन की बॉटल में देखा होगा, नहीं भी हाथ में देखा होगा, मूवी कहीं तो देखा है। कॉर्क ऐसा सा होता है, देखो ये, और ये बॉटल में ऐसे लगता है, ये होता है कॉर्क। डेड सेल होता है। रॉबर्ट हुक ने क्या करा? खोल रहे होंगे किस दिन वाइन की बॉटल, मिल गया उन्हें वो कॉर्क, उन्होंने उसकी स्लाइस कर दी। साइंटिस्ट लोगों का तुम्हें पता है, तुम भी मिल जाओगे उन्हें स्लाइसिंग कर देंगे, तो वो उसकी स्लाइस कर दी। कप के नीचे देखा, उन्हें ऐसे स्ट्रक्चर दिखे, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। उन्होंने बोला जब मैंने कॉर्क सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो मुझे कॉर्क लाइक स्ट्रक्चर, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखे। हनी कॉम्ब देखा है? मधुमक्खी का छत्ता, कार्टून में वो बी वाला कार्टून आता था उसमें दिखाते थे। कंपार्टमेंट बोले उन्होंने। ये जो इन्होंने बोला कि ये जो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर हैं ये हैं कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट, उन कंपार्टमेंट को उन्होंने क्या नाम दिया? उन्होंने नाम दिया सेल्यूले। सेल्यूले, क्या नाम दिया? सेल्यूले। सेल्यूले ही आज की टर्म्स में हम क्या बोलते हैं? सेल।
आज की टर्म्स में जिसे हम सेल बोलते हैं, उस टाइम उन्होंने ये जो कंपार्टमेंट थे, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर थे, इनको सेल्यूले बोला। अब जब उन्होंने ये देखा कि ये हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर है, बट इनके आसपास ये जो लेयर है, ये लेयर बहुत थिक है, ये थिक वॉल जो है उन्होंने इसे नाम दिया सेल वॉल। क्या नाम दिया मेरे बच्चों? सेल वॉल। ये मोटी लेयर, थिक लेयर को सेल वॉल का नाम दिया। सेल वॉल प्लांट सेल में है, याद रखना। सेल वॉल किसने डिस्कवरी करी? रॉबर्ट हुक ने। डेड सेल, सेल वॉल दोनों ही किसने डिस्कवर किए? रॉबर्ट हुक ने। अब डेड सेल तो डिस्कवर हो गया, अब मुझे बताओ लाइव सेल किसने किया होगा फिर? डेड सेल आपकी इस बुक में नहीं है, बट आपने ये चीज़ जो है हनीकॉम वाला स्ट्रक्चर, ये सब आपने 9th में पढ़ चुके हो, और यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। लाइव सेल कराया आपका एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने। याद रखना, एल से लीeuwenhoek, एल से लिविंग। एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी। उनके पास खुद का माइक्रोस्कोप था, कुछ भी उठाया, माइक्रोस्कोप के अंदर रख दिया, देख लिया। जब वो देखते थे तो उन्हें कुछ ना कुछ हर एक सेल में ऐसा दिखता था जो मूव कर रहा है। तो उन्होंने क्या बोला कि ऐसा कुछ चीज है जो एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग रख रहा है, उसका नाम क्या है? सेल है। वो सेल है जो मूवमेंट कर रहा है, सेल की वजह से ऑर्गेनिज्म जिंदा है। उन्होंने डिस्कवरी करी लाइव सेल की। सेल डिस्कवर हो गया, ठीक है, सेल डिस्कवर हो गया, ये सेल है, इसकी सेल वॉल भी बन गई। अब इसके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो इसे कंट्रोल करेगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो इसका मेन सेंटर होगा, जिससे सिग्नल जा रहे होंगे, जिसमें इसका सारा फ्यूचर होगा। क्या है वो? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। जब एक डिस्कवरी होती है ना, उससे आगे उसकी डिस्कवरी के ऐसे लाइन 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 बनते चले जाते हैं, और साइंटिस्ट को और खोज करनी होती है। तो ये न्यूक्लियस किसने बनाया? अच्छा सॉरी, न्यूक्लियस तो सेल नहीं होना। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया? एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने लाइव सेल बता दिया, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल बता दिया। न्यूक्लियस किसने बताया बेटा? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में वर्क किया सेल के ऊपर, और उन्होंने बताया कि एक न्यूक्लियस नाम की चीज भी होती है उसमें। अब ये सब डिस्कवरी जो हो रही हैं, ये डिस्कवरी आज के टाइम पे अगर करनी हो तो बहुत ईजी है। कैसे? हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मुझे ये बता दो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने की है? ये एक बार ही एम्स में क्वेश्चन बना था, आपकी बुक में नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी करी है नॉल एंड रस्का। नॉल एंड रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी करी है, जिससे आज जिंदगी होगी है बहुत आसान। आज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं होता तो तुम इतनी सारी चीज़ें नहीं देख पाते। जो ये कोविड वायरस है, ये 4-5 साल नहीं, फिर ये 40-50 साल रह जाता। सब किसकी बदौलत है? नॉल एंड रस्का। नॉल एंड रस्का पता चल गया। ये आपकी जो हिस्ट्री है ये कंप्लीट हुई। क्या हुई है? कंप्लीट। अब जब हमने पता चल गया क्या सेल है, कब सेल है, कहाँ सेल है, अब ये देखते हैं कि सेल क्या थ्योरी क्या है इसके पीछे। साइंटिस्ट ने काम किया। 2 साइंटिस्ट के नाम हैं, 2 साइंटिस्ट हैं जिनसे सेल थ्योरी बनी है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है मैथियस स्केल्डन। मैथियस स्केल्डन ने 1838 में काम किया प्लांट्स पर। पहले तो पूछ सकते हैं ये स्केल्डन जर्मन के हैं या ब्रिटेन के हैं? क्या होगा? जर्मन के हैं। बोटानिस्ट हैं या जूलॉजिस्ट हैं? ही इज अ बोटानिस्ट। बोटानिस्ट इज अ पर्सन हु वर्क्स ऑन प्लांट्स। बोटानिस्ट वो इंसान होता है जो प्लांट्स पे काम करता है, तो इन्होंने भी प्लांट्स पे काम किया। 1838 में स्केल्डन ने प्लांट्स पर काम किया और क्या कंक्लूजन निकाला? ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड ग्रुप ऑफ सेल्स। जितने भी प्लांट्स हैं वो सब किससे कंपोज हैं? सेल, जो कि टिश्यू फॉर्म करते हैं प्लांट में। अभी हमने देखा था सेल से क्या बन रहे थे? टिश्यू। उन्होंने ये डिस्कवरी करी कि प्लांट के सेल, बहुत सारे सेल मिल मिल के टिश्यू बनाते हैं।
प्लांट्स किससे बना है? टिश्यू से। टिश्यू किससे बने हैं? सेल से। इन्होंने ही बता दिया, प्लांट्स का इन्होंने बता दिया। आपको लगता है एनिमल वाला कोई शांत बैठेगा? उसे भी अपनी डिस्कवरी करनी है। उसी टाइम पे 1839 पे साइंटिस्ट आए थियोडर श्वान। थियोडर श्वान। पहली बात तो ये कौन थे? ब्रिटिश थे। क्या थे? जूलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट। प्लांट्स पे काम हो चुका है, अब ये एनिमल्स पे काम करेंगे, तो ये क्या है? जूलॉजिस्ट। पता होगा जूलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु वर्क्स ऑन एनिमल्स। थियोडर श्वान 1839 क्या करा इन्होंने एनिमल्स के ऊपर काम किया। इन्होंने क्या बोला कि एनिमल के जो सेल्स हैं उसमें बाहर एक थिन लाइनिंग होती है। उस थिन लाइनिंग को इन्होंने नाम दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। उन्होंने क्या देखा कि जो एनिमल सेल ये देख रहे हैं, ये एनिमल सेल है। इस एनिमल सेल के बाहर एक थिन लाइनिंग है। इस आउटर थिन लाइनिंग को आज हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं हम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। किसकी डिस्कवरी है ये है थियोडर श्वान की। थियोडर श्वान ने थिन आउटर लेयर ऑफ एनिमल्स बताई, डिस्कवर किया। उसके बाद द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। आपने देखा होगा कि एनिमल सेल प्लांट सेल से डिफरेंट कैसे है। एनिमल्स अपनी खुद की सुरक्षा कर सकते हैं, दे हैव सेल्फ मैकेनिज्म, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। प्लांट्स अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं क्या? प्लांट को तो आगे कोई भी इधर से उधर फेंक देता है, तोड़ देता है, बट उसके सेल्स कैसे अपनी सुरक्षा करते हैं? उनके पास एक हार्ड आउटर कवरिंग होती है, उस हार्ड आउटर कवरिंग को कहते हैं सेल वॉल। ये प्लांट सेल है, ठीक है। इसके पास ये हार्ड आउटर कवरिंग है जिससे इसकी सुरक्षा होती है। ये हार्ड आउटर कवरिंग क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल एक यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल का। ये किसने बताया? थियोडर श्वान ने। आउटर थिन लेयर मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल किसने बताई? थियोडर श्वान ने। 2 डिस्कवरी होगी इनके पास। इन्होंने इस बेसिस पे क्या कि जो एनिमल और प्लांट सेल हैं वो सेल से और सेल के प्रोडक्ट से बने हैं। द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल आर कंपोज्ड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। ये हो गया। अब इन्होंने आपस में मिलके क्या थ्योरी करी? क्या होगी इनकी आपस की थ्योरी? उन्होंने बताया प्लांट सेल के बारे में, इन्होंने बताया दोनों का मिक्सचर। स्लीडन ने प्लांट सेल के बारे में ही बताया था और कुछ नहीं बताया था, लेकिन सिंस उन्होंने प्लांट सेल के बारे में बता दिया था, उसके बाद इन्होंने प्लांट सेल पे काम किया, तो डिस्कवरी तो दोनों की हुई ना, थ्योरी दोनों की हुई। लेकिन ये थ्योरी इनकम्प्लीट थी। आप सेल के बारे में बात करें, लेकिन सेल आया कहाँ से है? सेल कहाँ से आया है ये जानने के लिए एक और साइंटिस्ट है, रुडोल्फ विशॉ। रुडोल्फ विशॉ 1855। आपको इस चैप्टर के साइंटिस्ट के नाम और उनके ईयर ऑफ डिस्कवरी अच्छे से याद होनी चाहिए। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारी ईयर ऑफ डिस्कवरी हैं, आपको ये याद है। एक क्वेश्चन आपका इन्हीं से ही बनता है, मैच द फॉलोइंग और कैसा भी वो बनता है। बैक टू स्टडी आते हैं। रुडोल्फ विशॉ ने 1855 में क्या बोला? ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला। ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला जो फ्रेज था वो किसने दिया था? रुडोल्फ विशॉ ने 1855 में। विच मीन्स सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो तुम ये सेल कर रहे हो, सेल हैं, ये सेल आए हैं अपने ही पुराने सेल से। नया सेल तभी फॉर्म होगा जब पुराना कोई सेल होगा। नया सेल फॉर्म हुआ है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। रुडोल्फ विशॉ explained that cell divided and new cell are formed from pre-existing cell. Ominous cellula e cellula. उन्होंने एक फाइनल शेप दिया स्लीडन एंड श्वान की सेल थ्योरी को। क्या फाइनल शेप दिया? उसके 2 पॉइंट्स थे। सेल थ्योरी इज अंडरस्टूड एज, आज के टाइम में सेल थ्योरी कैसे देखी जाती है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। श्वान ने क्या कहा था? एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स आर मेड अप ऑफ, एनिमल एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल।
इन्होंने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हमें पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास सेल होगा, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी इट प्लांट, बी इट एनिमल, बी इट एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इज मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। दूसरा, सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये दो थे आपकी सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स। इसी के साथ हमारी सेल थ्योरी खत्म होती है। इससे ज़्यादा सेल थ्योरी में कुछ नहीं है, ठीक है। सेल थ्योरी खत्म होने के बाद अब एक ओवरव्यू लेते हैं सेल का। सेल में क्या है, कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं, कैसा है, क्या नहीं है। आपने देखा होगा कि आपने एक एक्सपेरिमेंट किया है अनियन पील वाला, या फिर स्किन में ऐसे मुंह की वो चीक की स्किन निकालते थे, उस पर देखते थे, माइक्रोस्कोप के नीचे देखते थे। सेल तो दिखता ही था आपको, इसमें छोटे 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 अलग अलग पार्टिकल भी दिखते थे। सेल में एक लिक्विड सा स्पेस होता था जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म। आपका ये जो पोर्शन है, ये सारा आपका पुराना 9th वाला पोर्शन है, अनियन पील एक्सपेरिमेंट है। इसमें जो लाइन आपको देखनी है वो ये है, These cells of human cheek have an outer membrane as the delimiting structure of cell. ये लाइन आपको समझ में नहीं आ रही होगी। ह्यूमन चीक सेल एनिमल का सेल है, पता है आपको? एनिमल का सेल है तो उसके पास एक आउटर थिन मेम्ब्रेन होगी, उसी को यहाँ पे उसने डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल बता दिया है। आउटर मेम्ब्रेन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है, उसको इसने क्या नाम दिया है? डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना। सेल के अंदर अभी हमने देखा एक ऐसा पॉइंट होगा जो सब चीज़ें कंट्रोल कर रहा होगा, वो ब्रेन होगा। क्या है वो ब्रेन? न्यूक्लियस। सेल के, ये सेल है, ये सेल का डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर है, मतलब सेल मेम्ब्रेन, उसमें ये है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस इज मेम्ब्रेन बाउंड। न्यूक्लियस को अपनी भी तो सुरक्षा करनी है ना, न्यूक्लियस को अपनी सुरक्षा करनी है। वो न्यूक्लियस कैसा होगा? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। आपको ना इस चैप्टर में बहुत सारा ऐसा दिखेगा, कोई मेम्ब्रेन बाउंड है, कोई नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, तो ये सब आपको अलग अलग 2 पार्ट में डिवाइड करके रख लेने हैं। बहुत बारी ये क्वेश्चन बना है कि इनमें से मेम्ब्रेन बाउंड कौन सा नहीं है, इसमें से नॉन मेम्ब्रेन बाउंड कौन सा नहीं है, तो इसलिए आपको इजी हो जाएगा। अभी आप साइड में बना लो, 2 स्पेस बनाओ ऐसे, ये देखो ऐसे बनाओ। पहला मेम्ब्रेन बाउंड कौन सा पढ़ा हमने? न्यूक्लियस, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सेल के पास न्यूक्लियाई होगी, न्यूक्लियाई मेम्ब्रेन बाउंड है, किसी में नहीं होगी। क्या डिफरेंस है? 2 ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यू मतलब न्यू, जो अभी के जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो अभी के सेल्स हैं, वो होंगे यूकैरियोटिक, मतलब न्यू सेल्स। वहीं दूसरा हमारे पास होता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रिमिटिव। क्या होता है? प्रिमिटिव। प्रोकैरियोटिक होते हैं पुराने टाइम के सेल्स, प्रिमिटिव सेल्स। यूकैरियोटिक होता है अभी के नए सेल। तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस कहाँ मिलती है हमें? यूकैरियोटिक सेल, नए सेल्स में, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होती, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती। यहाँ पे हम डिफरेंस लिखेंगे, प्रो यू, न्यूक्लियस नहीं है, इसमें है, ठीक है। अगला देखते हैं, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। अभी बताया था कि जब सेल देख रहे थे उसमें कुछ लिक्विड सा दिख रहा था। क्या बोला था उसको हमने?
उसको हमने बोला था साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेल का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। ये आपका सेल है ना, हाँ यार, ये आपका सेल है। ये जितना भी वॉल्यूम है, जितना भी, ये सब कौन ऑक्यूपाई कर रहा है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेल। सेमी फ्लूइड लिक्विड होता है। सेमी फ्लूइड मतलब ऐसा समझो, आपने एलोवेरा देखा है? एलोवेरा को जब हम छीलते हैं तो वो ऐसे नीचे टपकता है ना, तो वो लिक्विड ही होता है ना वो सॉलिड ही होता है, वो ऐसे जेली जेली टाइप होता है। तो साइटोप्लाज्म भी कुछ वैसा सही होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ एक्टिविटी इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। अभी हमने बोला कि एनिमल सेल, कोई भी सेल है, मेन वॉल्यूम उसका कौन ऑक्यूपाई कर रहा है? साइटोप्लाज्म। इसका मतलब है साइटोप्लाज्म दोनों जगह है, प्लांट में भी है, एनिमल में भी है। तो साइटोप्लाज्म प्लांट सेल, एनिमल सेल में ज़्यादातर एक्टिविटी परफॉर्म करता है। जब ज़्यादातर पार्ट साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई करेगा सेल का, तो ज़्यादातर एक्टिविटी कौन देख रहा होगा? साइटोप्लाज्म। सब कुछ इंटरलिंक्ड होता है, आपको बस देखना है कि कैसे वो बन रही हैं चीज़ें। आपकी लाइन है, साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेल्युलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। Various chemical reaction takes place in a cell to keep it in living state. सेल को जिंदा रखने के लिए बहुत सारी रिएक्शंस चलती हैं। साइटोप्लाज्म में अलग अलग रिएक्शन चल रही होती हैं, कोई खाना बनाने की, कोई अपना रेस्पिरेशन करने की, कोई एक्सक्रीशन करने की, सबकी रिएक्शन चल रही है ना। इन्हीं की वजह से तो सेल लिविंग है। एक सेल को लिविंग रखने के लिए उसमें बहुत सारी रिएक्शन चलती रहनी चाहिए। यही आपका ये पैराग्राफ खत्म होता है। इसमें आपके पास क्या क्या रहा है? साइटोप्लाज्म के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और आपके मेम्ब्रेन बाउंड, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। इससे आपके पास 4 चीज़ें अलग अलग बन के आई हैं। इसी को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक सेल में ऐसा क्या है जो प्रोकैरियोटिक में नहीं है? यूकैरियोटिक में होते हैं ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स। यूकैरियोटिक में ये सारी मेम्ब्रेन बाउंड। अब आपको कैसे पता चलेगा मेम्ब्रेन बाउंड है ये सारी? ऊपर लाइन पढ़ो। Beside nucleus, eukaryotic cells have membrane bound distinct structure called organelles. इसका मतलब है कि आपके पास एक और क्वेश्चन आ गया। ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हैं, तो आपको ये किसके अंडर लिखने हैं? अपनी मेम्ब्रेन बाउंड वाले अंडर। क्या क्या आएंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। पढ़ेंगे हम इनके बारे में, एक एक के बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी क्या करना है, इसको आप उस टेबल के नीचे लिख लो। मेम्ब्रेन बाउंड के अंदर क्या लिखोगे? ER, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स। प्रोकैरियोटिक सेल के पास इनमें से कुछ भी नहीं होता है। सब कुछ भी पूछ लेगा, माइटोकॉन्ड्रिया होता है प्रोकैरियोटिक सेल के पास? नहीं। ER होता है? नहीं। लाइसोसोम होता है? नहीं। प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। ये मेजर डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। अगर प्रोकैरियोटिक के पास ये सब कुछ होता तो वो डेवलप क्यों करता यूकैरियोटिक में? कुछ तो चेंजेस रहे होंगे ना, कुछ तो उसने अपने अंदर कुछ अच्छा करा होगा जो यूकैरियोटिक सेल्स में डेवलप हो गया। तो ये है डिफरेंस। अब कुछ ऐसे भी होंगे जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, जो दोनों में होंगे। जो दोनों में एक स्ट्रक्चर फाउंड होता है वो होता है राइबोसोम। राइबोसोम इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। अगर मेम्ब्रेन बाउंड होता तो प्रोकैरियोटिक में कैसे होता? राइबोसोम दोनों में है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, और ये मेन यूनिट है किसी भी सेल की। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है तो उस टेबल के अंदर लिख दीजिए, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड के नीचे राइबोसोम। फाउंड इन ऑल सेल। ऑल सेल से मतलब क्या है? यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल्स। राइबोसोम हमें यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स दोनों में देखने को मिलता है। राइबोसोम, अब ये देखो, सेल का ज़्यादातर पार्ट साइटोप्लाज्म ने घेरा हुआ है। राइबोसोम सेल के अंदर है, मतलब साइटोप्लाज्म में।
लेकिन राइबोसोम खाली साइटोप्लाज्म में ही नहीं होता है, और भी बहुत जगह हैं जहाँ पे हम राइबोसोम को देख सकते हैं। कौन कौन सी जगह? प्लांट्स में है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड रफ ईआर। राइबोसोम हमें प्लांट्स में देखने को मिलता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी, और रफ ईआर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आपसे पूछा जाए कि राइबोसोम कहाँ कहाँ मिलता है तो क्या क्या आएगा आंसर? साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना राइबोसोम होता है, आगे हम पढ़ेंगे, और रफ ईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। अब प्लांट के पास एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर था, राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट में था। एनिमल्स पीछे कैसे रहते? या सेंट्रोजोम। क्या उन्होंने बनाया? सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम is a non-membrane bound organelle found in animal cell which helps in cell division. सेल डिवीजन में जो ऑर्गेनली काम करती है उसे हम कहते हैं सेंट्रोजोम, जो सिर्फ एनिमल सेल में ही मिलती है। ये तो बात होगी सेल के ओवरव्यू की, कि सेल में क्या क्या है, प्रोकैरियोटिक में क्या है, यूकैरियोटिक में क्या है, ये तो बात होगी उसकी। अब आपको पता है कि जब हम अलग अलग सेल से बने हैं तो अलग अलग सेल का मतलब है कि सेल का स्ट्रक्चर भी अलग होगा, सेल का साइज भी अलग होगा, सेल का नेचर भी अलग होगा, हर चीज में सेल डिफरेंट होगा। तो यही हम अब पढ़ने वाले हैं। सेल बहुत ज़्यादा वेरी करता है, किसमें? शेप में, साइज में, स्ट्रक्चर में, हर चीज़ में। इसमें से कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट के फॉर्म में ही याद रखेंगे, जैसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, स्मॉलेस्ट सेल का डायमीटर कितना है, या फिर शेप क्या है, वो सब। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है जिसका डायमीटर कितना है? 0.3 माइक्रोमीटर। 0.3। आपकी आंखें तो उसे इस जन्म में देख ही नहीं सकती हैं। 3.03 माइक्रोमीटर इन लेंथ। तो इसमें आपको कैसे लिखना है? ऐसे देखो, माइकोप्लाज्मा क्या है इस पे? स्मॉलेस्ट सेल। इसका डायमीटर लिख दो 0.3 माइक्रोमीटर। अगला हम देखेंगे बैक्टीरिया। क्या देखेंगे हम? बैक्टीरिया नीचे चलेंगे, कितना है इसका? 3 to 5 माइक्रोमीटर। चलो वापस आओ, 3 to 5 माइक्रोमीटर। आप साइड में ऐसे, मतलब आपको अगली बार जब आप एनसीईआरटी खोलो तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी ना पड़े, आप साइड में से चीज़ें देख के उनको ग्रैस्प कर सके कि हमने इसमें क्या पढ़ना है या उसमें क्या पढ़ा है। आप ऐसे नोट्स तैयार करो, पॉइंटर्स तैयार करो। पूरी एनसीईआरटी नहीं छापनी है, पॉइंटर्स। आपका एमसीक्यू पेपर है, सब्जेक्टिव नहीं है। पॉइंट में साइड में लिखते रहो। अब बैक्टीरिया लिख दिया, माइकोप्लाज्मा हो गया 0.3 माइक्रोमीटर, बैक्टीरिया हो गया 3 to 5। अब आते हैं लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल का मतलब है कि एक ऐसा सेल जो कि सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा सेल किसका है? ऑस्ट्रिच के अंडे का। ऑस्ट्रिच के अंडे का लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। अभी तो हम सिंगल सेल की बात करते, बैक्टीरिया की बात करते, माइकोप्लाज्मा की बात कर रहे थे, एग सेल की बात कर रहे थे। अब हम आ जाते हैं मल्टी सेलुलर पे। ह्यूमन रेड ब्लड सेल। ह्यूमन रेड ब्लड सेल का डायमीटर कितना होता है? 7.0 माइक्रोमीटर। 0.3 से तो ज़्यादा है ना। 7.0 माइक्रोमीटर ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स। नर्व सेल्स, पूरी बॉडी में नर्व का गुच्छा होता है, पता है? पूरी बॉडी में नर्व का गुच्छा होता है, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे? लॉन्गेस्ट। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल कौन सा था? ऑस्ट्रिच का एग सेल। लॉन्गेस्ट सेल जब पूछा जाएगा तो कौन सा होएगा? नर्व सेल। ठीक है। जो इनका शेप होगा वो भी डिफरेंट होगा। क्या क्या हो सकते हैं? डिस्क हो सकती है, पॉलीगन हो सकता है, कॉलमिनार हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, थ्रेड लाइक, इरेगुलर, रेगुलर, सब कुछ भी। जिस हिसाब से उन्हें फंक्शन परफॉर्म करना है, जिस एरिया में उन्हें जाना है, उस हिसाब से वो अपने फंक्शन, अपना शेप, अपना साइज ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। कुछ आपके पास ये एनसीईआरटी में डायग्राम है। रेड ब्लड सेल्स राउंड एंड बाइकनकेव।
अब एक बात सोचो, आपको ये लग रहा होगा कि एक साथ दो चीज़ें कैसे हो सकती हैं, राउंड भी होगा और बाइकनकेव भी होगा। नहीं, राउंड कब होगा? जब वो यंग होगा, जब अभी जो सेल्स है मैच्योर नहीं हुआ है, जवानी में है, वो गोल है। मम्मी बचपन में बहुत खिलाती है, जब हम बहुत बच्चे होते हैं ना तो खिलाती पिलाती है, एकदम गोलू मोलू करके रखती है। तो ऐसे ही इसको भी पैम्परिंग मिलती है, पैम्परिंग मिलती है बचपन में, सेल्स को पैम्परिंग मिलती है, गोलू मोलू हो जाता है, राउंड हो जाता है। बड़े आते 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 खाना ही भूल जाता है, काम में लगा रहता है, वैसे पिचक जाता है। पिचक जाता है मतलब बाइकनकेव, व्हेन इट गेट मेच्योर। मेच्योरिटी में सेल का शेप क्या होता है? बाइकनकेव। ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स, एमीबॉइड, एमीबॉइड शेप होती है वाइट ब्लड सेल्स की। कॉलमिनार एपिथेलियल सेल, कॉलमिनार एपिथेलियल सेल कैसे होंगे? लॉन्ग एंड नैरो। आपको दिख रहा होगा ये लॉन्ग, ये ऐसे भी तो हो सकते थे ऐसे, लेकिन नहीं, ये क्या है? लॉन्ग है और नैरो है। नर्व सेल, अभी क्या बोला? गुच्छा है, ब्रांच्ड है। लॉन्गेस्ट तो है लॉन्ग, लेकिन गुच्छे बने हुए हैं, ब्रांचिंग है। ये देख रहे हो, एक ब्रांच, दो ब्रांच, तीन ब्रांच, ब्रांच ब्रांच ब्रांच, ब्रांच्ड एंड लॉन्ग। ट्रैकीट, प्लांट्स में ऐसे पानी ले जाना ना, ऐसे, तो ऐसे मटेरियल जाएगा, तो इसकी क्या होगी? इलोंगेटेड शेप होगी, इलोंगेटेड शेप, ऐसे पानी जाए। दूसरा आता है मीजोफिल सेल्स, प्लांट में देखने को मिलते हैं, राउंड एंड ओवल। जब हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे मीजोफिल सेल्स राउंड कब हैं, ओवल कब हैं। ठीक है, ये कुछ सेल्स हैं, शेप है, साइज है। ये पार्ट आपका कंप्लीट। अभी के लिए हम इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर हम शुरू करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल से। अगले लेक्चर में हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ही खत्म करेंगे, क्योंकि आपको डिफरेंस भी समझ आना चाहिए। आज मैं आपको प्रोकैरियोटिक शुरू करा दूंगी, बट लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। पहला दिन है, आपको भी थोड़ा धीरे धीरे चलना है, पेस बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी इतना कीजिए, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक हम साथ में कर लेंगे। लेकिन जितना अभी पढ़ा है आप इस लेक्चर के बाद भूलेंगे नहीं। आपको ये लेक्चर ऐसे देखना है, कहीं नहीं समझ आया पॉज कीजिए, बैक जाइए, देखिए। बट इस लेक्चर के बाद आपको एनसीईआरटी तो एक एक लाइन समझ आ जानी चाहिए। मैंने बहुत इजीली, बहुत आराम से चीज़ें सब समझाई हैं। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं आपके इसके हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, और क्वेश्चन साथ के साथ आपको मैं शेयर करती रहूँगी। पूरे दिन भर में मैं क्वेश्चन डालती रहूँगी टेलीग्राम पर, आपको जब टाइम मिले आप क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। अभी के लिए जितना हमने पढ़ा है, पहला क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि सेल थ्योरी किसने प्रपोज करी है। सेल थ्योरी रुडोल्फ विर्शॉ ने प्रपोज करी है 1855 में। स्क्लीडन नहीं, श्वान नहीं, रुडोल्फ विर्शॉ। ये मिस्टेक आप बहुत कॉमन करते हैं। राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड है या नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जो कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में देखने को मिलता है। 70S 80S ये सब हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। तीसरा क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट सेल और उसका डायमीटर। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, डायमीटर 0.3 माइक्रोमीटर। दो साइंटिस्ट जिसने सेल थ्योरी की बेस तैयार किया था। प्लांट के लिए है स्क्लिडन 1838, एनिमल्स के लिए है श्वान 1839। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं जो इससे बनते हैं। ये 3 क्वेश्चन हैं जो आपको अब तक लर्न हो गए होंगे, और अभी आप आगे नहीं भूलेंगे इसको, ये तो मेरी गारंटी है। मैं थोड़ा थोड़ा पेस बढ़ाऊंगी, थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ाऊंगी, आप मेरी स्पीड से मैच करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, अच्छा लगा होगा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू।